बीते कुछ दिनों से पृथ्वी पर एक अलग तरह का संकट मंडरा रहा है। इसकी एक वानगी पिछले महीने देखी गई है और इस महीने भी अमेरिका की नासा और यूरोपियन यूनियन की ईएसए जैसी स्पेस रिसर्च एजेंसियों के वैज्ञानिक चिंता में हैं। इस संकट का नाम है सोलर स्टॉर्म। इस तूफान के करोड़ों क्विंटल पार्टिकल लाखों किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि आसमान में हजारों किलोमीटर तक चमकीली रोशनी दिखेगी, बिजली गुल हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो सकते हैं, रेडियो उपकरण काम करना बंद कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विकास वर्मा और आप देख रहे हैं मास्टर क्लास, जिसमें आज हम बात करेंगे इसी सोलर स्टॉर्म की। इसके बारे में वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, ये बनता कैसे है और इससे पृथ्वी पर क्या नुकसान हो सकता है, ऐसे सभी सवालों के जवाब आसान भाषा में जानेंगे। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक बीती 23 अप्रैल को सूरज से निकला एक कोरोनल मास इंजेक्शन यानी सीएमई पृथ्वी से टकराया। सीएमई यानी सूर्य से निकला गैस के बादलों का एक बहुत बड़ा सा गोला, जिसमें खरबों चार्ज्ड पार्टिकल है, मतलब बहुत ज्यादा चुंबकीय शक्ति। जबकि आशंका थी उससे पहले ही यह सीएमई पृथ्वी तक पहुंच गया। इसके चलते 23 अप्रैल को देर रात पृथ्वी पर एक जियोमैग्नेटिक तूफान आया। इसे ही सोलर स्टॉर्म कहते हैं। अमेरिका के नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी NOAA के तहत एक स्पेस वेदर प्रेडिक्शन सेंटर का काम करता है। सेंटर के मुताबिक अनुमान लगाया गया कि सोलर स्टॉर्म का असर पूरी रात रहेगा। सीएमई के अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से टकराने के बाद दुनिया के कई देशों में ऑरोरा यानी तेज रोशनी देखी गई। सोलर तूफान जितना ताकतवर होता है, ऑरोरा भी उतने ही ज्यादा बड़े इलाके में फैलता है। spaceweather.com की रिपोर्ट के मुताबिक ये ऑरोरा फ्रांस से लेकर चीन तक देखा गया। पोलैंड में इस हरे रंग के एक गोले की शक्ल में देखा गया इसको, जिसे लाइफ टाइम मोमेंट कहा गया। अप्रैल के बाद मई में भी ऐसी ही खबरें आई। कहा गया कि 9 मई की देर रात सूरज में भयंकर प्लाज्मा ब्लास्ट हुआ और इसका बड़ा हिस्सा अर्थ साइडेड है यानी पृथ्वी की तरफ है। और 11 मई को 36 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक सीएमई पृथ्वी से टकराएगा और इससे पृथ्वी पर एक G3 क्लास का सोलर स्टॉर्म पैदा होगा और एक चमकीला ऑरोरा बनेगा। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की 19 मई की खबर के मुताबिक बीते हफ्ते भी नासा की सोलर एंड हेलिस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट ने एक बहुत विशालकाय सन स्पॉट यानी सूर्य की सतह पर काले धब्बे का पता लगाया और मंगलवार 16 मई को इसमें विस्फोट हो गया। इस विस्फोट से बना एक X क्लास का सोलर फ्लेयर माने भयंकर कैटेगरी का विस्फोट, जिसके चलते उत्तरी अमेरिका में रेडियो ब्लैकआउट हो गया, माने रेडियो वेव्स में पूरी तरह डिस्टरबेंस आ गई। ऐसा होने से हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन ठप पड़ जाता है। इस वक्त सनस्पॉट पृथ्वी के ठीक सामने है और वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे निकलने वाले सोलर फ्लेयर के चलते एक बड़ा सोलर तूफान आ सकता है। spaceweather.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक सोलर फ्लेयर का सोर्स सनस्पॉट का पूरा व्यू उभर कर आ रहा है। यह विशालकाय सनस्पॉट पृथ्वी से 3 गुना बड़ा है और मैग्नेटिक टर्बुलेंस यानी चुंबकीय हलचल से भरा हुआ है। यह सनस्पॉट 16 मई से कुछ शांत है और अगले विस्फोट के लिए एनर्जी इकट्ठा कर रहा है। इससे पहले 21 अप्रैल को सनस्पॉट में भयंकर विस्फोट के बाद एक सोलर स्टॉर्म आया। वो बीते 6 सालों में सबसे ताकतवर था और मंगलवार को सनस्पॉट में जो विस्फोट हुआ वो X क्लास का था, जिसके बाद एक सीएमई का बादल पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है और ये 21 मई के आसपास पृथ्वी से टकराने वाला है। spaceweather.com के मुताबिक NOAA के फोरकास्टर कहते हैं कि ये सीएमई सूरज के दक्षिणी हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड में विस्फोट के बाद निकला है और ये पृथ्वी पर जीवन कैटेगरी का जियोमैग्नेटिक तूफान पैदा कर सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि इस तूफान के बाद भी पृथ्वी पर सूर्य के एक और सनस्पॉट के चलते खतरा मंडरा रहा है। उनमें दोबारा भी विस्फोट हो सकता है और फिर एक बड़ा सोलर तूफान आ सकता है। अब सारा माजरा बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। सूरज यानी हमारे सौर मंडल की सबसे बड़ी चीज। ये लगभग 450 करोड़ साल पुराना तारा है, गोल चमकता हुआ और बेहद गर्म, जिसके सेंटर में हाइड्रोजन और हीलियम है। हमारी पृथ्वी से सूरज की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है।
और सूरज पृथ्वी से इतना बड़ा है कि उसमें 13 लाख पृथ्वी समा जाए। सूरज का अपना गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके चलते छोटे से बड़े तक हर सौर मंडल का हर ग्रह सूरज के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है, माने बंधा हुआ है। सूरज के बारे में और भी हजारों रोचक बातें हैं, हजारों रहस्य भी हैं जिनसे पर्दा उठना भी बाकी है। लेकिन सोलर स्टॉर्म को समझने के लिए सूरज के तापमान, उसका स्ट्रक्चर और उसकी अंदरूनी एक्टिविटीज को समझना बेहद जरूरी है। सूरज का सबसे गर्म हिस्सा इसका कोर है, यानी अंदरूनी हिस्सा, जहां पर तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक होता है। 1.5 करोड़ डिग्री तक। नासा के मुताबिक इतने तापमान के चलते न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जिससे अपार ऊर्जा पैदा होती है और सूरज में होने वाले विस्फोट से लेकर इससे निकलने वाले चार्ज पार्टिकल की स्ट्रीम तक सूरज में या सूरज के द्वारा बहुत कुछ ऐसा होता रहता है जो सूरज के सौरमंडल को प्रभावित करता है। नासा के मुताबिक सूरज जिस तरह से अपने अक्ष पर घूमता रहता है उसके चलते इसका एक दिन गिनना, माने इसका अपने अक्ष पर एक रोटेशन पूरा होने की मियाद गिनना मुश्किल है। जैसे पृथ्वी एक ठोस गोले की तरह घूमती है वैसा सूरज के साथ नहीं है। सूरज हमारी पृथ्वी की तरह किसी ठोस चीज का गोला नहीं है, यह असल में प्लाज्मा गैस का बना है। ये गैस इलेक्ट्रिकली चार्ज है, माने विद्युत आवेशित, और ये आवेशित प्लाज्मा सूरज पर अलग अलग जगह अलग अलग रोटेशनल वेलोसिटी से घूमता है। मिसाल के लिए दोनों ध्रुवों पर इसका एक रोटेशन पीरियड पृथ्वी के 36 दिनों के बराबर है, जबकि इसके इक्वेटर पर यानी बीच में इसका एक रोटेशन पृथ्वी के 25 दिन के बराबर होता है। और पृथ्वी का एक दिन तो समझते ही होंगे, चाहे पृथ्वी का इक्वेटर हो या ध्रुव, ये अपनी धुरी पर एक चक्कर घूमने में 24 घंटे का वक्त लेती है। अब बात सूरज के सरफेस की। हम इसके जिस हिस्से को पृथ्वी से देखते हैं उसे फोटोस्फीयर कहा जाता है। ये भी कोई सॉलिड सरफेस नहीं है, बस हमें एक गोल चमकदार आकृति सा दिखता है। इसके ऊपर होता है सूरज का एटमॉस्फेरिक यानी वातावरण। इस एटमॉस्फेयर की सबसे निचली परत को क्रोमोस्फेयर कहते हैं और सबसे ऊपर की परत को कोरोना कहते हैं। सूरज की रोशनी के चलते सामान्य तौर पर कोरोना दिखता नहीं है, लेकिन सूर्य ग्रहण के दौरान या फिर स्पेशल इंस्ट्रूमेंट के जरिए इसे देखा जा सकता है। और इसी कोरोना पर कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनमें से कुछ का जिक्र आज की मास्टर क्लास में बार बार आएगा। क्या क्या होता है अब वो जान लेते हैं। वैसे तो अब एलईडी बल्ब का जमाना आ गया है, लेकिन 100 वाट का फिलामेंट वाला बल्ब आपने देखा होगा। सोलर प्रोमिनेंस माने वही जलता हुआ सा फिलामेंट समझ लीजिए आप इसको। बस बल्ब वाला अर्धगोलाकार फिलामेंट तार का होता है जिसमें एक सिरा टूट जाए तो फिलामेंट जलना बंद हो जाता था, और ये फिलामेंट बल्ब के अंदर होता था। जबकि सोलर प्रोमिनेंस फोटोस्फीयर से शुरू होकर सूरज के बाहरी एटमॉस्फेयर यानी कोरोना तक आता है। जैसे कि सूरज के बाहर हजारों किलोमीटर का एक जलता हुआ तार अर्धवृत्त के आकार में बाहर निकलता हो। ये कभी एक दिन के लिए बनता है तो कभी कोरोना में ही महीनों तक बना रह सकता है। वैज्ञानिक अब तक खोज रहे हैं कि सोलर प्रोमिनेंस आखिर बनते क्यों हैं। नासा के मुताबिक सूरज की ऊपरी सतह बहुत व्यस्त रहती है। इसमें रहती है इलेक्ट्रिकली चार्ज गैसें, जिसकी वजह से बहुत ताकतवर मैग्नेटिक फोर्स का इलाका बनता है। फिजिक्स के स्टूडेंट इसे ऐसे समझें कि बहुत ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड्स। अब सूरज की आवेशित गैसें जिनकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है वो कोई स्थिर चुंबक तो है नहीं, बल्कि लगातार इधर उधर मूव कर रही है। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी मुड़ती, सिकुड़ती, फैलती या अपना रास्ता बदलती रहती है। इसे एक शब्द में कहा जाए ये होता है सोलर एक्टिविटी। और ये एक्टिविटी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, कभी कम तो कभी ज़्यादा होती है। इसलिए वैज्ञानिक जो है एक और शब्द लेकर आए हैं, सोलर साइकिल। ये सोलर साइकिल करीब 11 साल की होती है। सोलर साइकिल के स्टेज के हिसाब से सोलर एक्टिविटी भी कम या ज़्यादा होती है। जब सोलर साइकिल अपनी मैक्सिमा पर होती है, यानी जब इसकी सबसे एक्टिव स्टेज चल रही होती है, तो सबसे ज़्यादा सनस्पॉट बनते हैं। सनस्पॉट यानी काले धब्बे। सूरज की सतह पर जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होती है वहां सूरज की अंदरूनी एनर्जी अंदर ही रुक जाती है, इसलिए काला धब्बा सा दिखता है। ये कुछ ठंडे भी होते हैं, हालांकि इतने भी ठंडे नहीं। सोलर स्पॉट पर भी करीब 6500 डिग्री फ़ारेनहाइट का तापमान रहता है।
सन स्पॉट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होती है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है आपस में उलझती हैं या एक दूसरे को क्रॉस करती हैं या फिर आपस में मिलती भी हैं, और इन सब की वजह से अचानक होता है तेज विस्फोट। इसी को सोलर फ्लेयर कहते हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA के मुताबिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के आपस में ट्विस्ट होने के चलते भयानक मात्रा में एनर्जी का एक स्टोर जो है वो बन जाता है, और जब ये एनर्जी रिलीज होती है तब भयंकर विस्फोट होता है। इस विस्फोट के चलते दो काम होते हैं, एक कि कुछ ही मिनट में बहुत ज़्यादा मात्रा में सूरज से एनर्जी रिलीज होकर स्पेस में जाती है, और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा होती है, वो भी हर वेवलेंथ की, माने एक्स रेज से लेकर गामा रेज तक हर तरह की। वैज्ञानिकों ने सोलर फ्लेयर्स को वेवलेंथ के मुताबिक 3 कैटेगरी में बांटा है। पहली होती है एक्स क्लास। इस कैटेगरी में आने वाली सोलर फ्लेयर्स जो है बहुत बड़ी होती है और जो पूरी पृथ्वी पर रेडियो ब्लैकआउट की वजह बन सकती है और पृथ्वी के ऊपरी वातावरण में लंबे वक्त तक चलने वाले रेडिएशन वाले तूफान पैदा कर सकती है। दूसरे नंबर पर है एम क्लास फ्लेयर्स। ये कुछ वक्त के लिए दुनिया के कुछ हिस्सों में रेडियो संचार बाधित कर सकते हैं या फिर अर्थ के एटमॉस्फेयर में हल्का सा रेडिएशन स्टॉर्म ला सकते हैं। तीसरे नंबर पर है सी क्लास फ्लेयर्स। इनका पृथ्वी पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, लेकिन सबसे चिंता की बात है सूरज का कोरोनल मास इंजेक्शन यानी CME। CME और सोलर फ्लेयर दो अलग अलग चीजें हैं। पहले माना जाता था कि सोलर फ्लेयर्स के साथ ही सूरज के कोरोना से CME की घटना भी होती है, लेकिन अब वैज्ञानिक मानते हैं कि हर CME के साथ सोलर फ्लेयर हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि CME क्या है? नाम से अर्थ निकलता है सूरज की कोरोना लेयर से किसी चीज का बाहर आना। ये दरअसल बड़े बड़े गैस के बबल हैं जिन पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिपटी हुई होती हैं। ये सूरज की कोरोना लेयर से निकलते हैं और ये प्रक्रिया कई घंटों तक चलती रहती है। वहीं नासा के मुताबिक CME दरअसल रेडिएशन और सूरज के पार्टिकल्स के गोले हैं जो मैग्नेटिक लाइंस फील्ड के एक साथ आने पर बहुत तेजी से फटते हैं। इन CME से होता क्या है? जब सूरज से एक CME रिलीज होता है तो उसके साथ साथ स्पेस में सूरज के करोड़ों टन चार्ज पार्टिकल भी रिलीज होते हैं। ये पार्टिकल 30 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं और अगर इनकी दिशा पृथ्वी की तरफ है तो पृथ्वी पर जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म या दूसरे शब्दों में कहें तो आता है सोलर स्टॉर्म। इस तूफान का मतलब है पृथ्वी की अपनी मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टर्बेंस। ऐसा होता इसलिए है कि CME के करोड़ों टन चार्ज पार्टिकल्स के चलते CME की एक बेहद ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है और ये मैग्नेटिक फील्ड जब पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड से टकराती है तो एक भयंकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अवरोध पैदा होता है। सोलर स्टॉर्म का पहला प्रभाव है ऑरोरा, माने आकाश में बहुत तेज रोशनी, इतनी तेज कि रात में अखबार पढ़ा जा सके, इसे ही ऑरोरा कहते हैं। इसके अलावा भी सोलर स्टॉर्म पृथ्वी पर कई तरह के बुरे प्रभाव डाल सकता है। वो क्या प्रभाव हैं अब वो जान लेते हैं। CME पृथ्वी पर कितना प्रभाव डालेगा ये कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है। मसलन इसकी स्पीड क्या है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की ताकत कितनी है, दिशा क्या है। अगर इसकी दिशा सीधे पृथ्वी की तरफ है तो इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। सोलर तूफान से वायरलेस कम्युनिकेशन, GPS और मोबाइल फोन सर्विसेज बाधित हो सकती हैं। एयरलाइंस, रेडियो और ड्रोन कंट्रोल करने वाली डिवाइसेस के ऑपरेशन में दिक्कत आ सकती है। फ्लाइट लेट हो सकती हैं। पानी के जहाज़ों को अपना रास्ता बदलना पड़ सकता है। रेडियो के लो फ्रीक्वेंसी चैनल ठप पड़ सकते हैं। जब CME के चार्ज पार्टिकल पृथ्वी से टकराते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है जिसके चलते पावर सप्लाई की लाइनें भी खराब हो सकती हैं। बिजली के उपकरण काम करना बंद कर सकते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर सोलर स्टॉर्म बहुत ताकतवर है तो अंतरिक्ष यात्रियों और अंतरिक्ष में घूम रहे सैटेलाइट्स के लिए खतरा भी पैदा कर सकता है। हालांकि सोलर स्टॉर्म को लेकर अभी बहुत व्यापक और पुष्ट जानकारियां वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है, इसलिए नासा जैसी स्पेस रिसर्च एजेंसियां रोजाना सोलर एक्टिविटी को मापती रहती हैं। लेकिन फिर भी कुछ पता है तो कुछ और पता चलेगा, यही साइंस का नियम है। इसलिए हर साइंस के हर घोषित नियम के साथ इफ लगा दिया जाता है। आज की हमारी मास्टर क्लास यहीं खत्म होती है। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी शिवेंद्र गौरव। खबरों को आसान भाषा में समझने समझाने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।